नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूं। और आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। बहुत ही इजी चैप्टर है ये फिजिक्स के अंदर। यार मुझे लगता है कि फ्रिक्शन जो टॉपिक है ये मतलब लॉस ऑफ मोशन में ही कवर हो जाना चाहिए था, पर फ्रिक्शन के अंदर कुछ कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो घबरा जाते हैं। तो इसलिए हमने इसका एक अलग से एक वीडियो बनाने की हम ट्राई कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तुम्हारे इससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जो भी हमारे फॉर्मूले थे लॉस ऑफ मोशन के अंदर वो सारे फॉर्मूले फ्रिक्शन के अंदर भी यूज होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन जिसे हम घर्षण भी कहते हैं, घर्षण मतलब जैसे कि मान लीजिए टू सरफेसिस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उसको हम घर्षण बोलेंगे। अगर टू सरफेसिस अगर रिलेटिव मोशन कर रहे हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन आएगा। तो वो कैसे वेरी करता है, कौन सा फ्रिक्शन लगता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। फ्रिक्शन के अंदर हमारे 6 टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं आज, जिसमें से है हम पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है फ्रिक्शन की, कि फ्रिक्शन मतलब एक्चुअली किसे हम कहते हैं और कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, लॉस ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं फ्रिक्शन की, एंगल ऑफ रिपोज का क्या मतलब होता है और एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होता है। जब वो एक्सीलरेशन क्या होती है, जैसे कि अगर उस पर कोई फोर्स लगाया जाए या किसी इंक्लाइन प्लेन पे है, तो सारे केसेस हम आज कवर करेंगे। बच्चों फ्रिक्शन चैप्टर के अंदर मिनिमम फॉर्मूले हैं, पर तुम्हें इसमें क्या ध्यान रखना है कि जितने भी तुम्हारे फॉर्मूले हैं लॉस ऑफ मोशन के, तुमको वो सारे रिवाइज होने चाहिए। और बाकी इसके अंदर हल्के से फॉर्मूले आएंगे और कुछ वो फॉर्मूले इतना भी इफेक्ट नहीं करेगा, पर वो हमारा लॉस ऑफ मोशन के ही सारे फॉर्मूले इसके अंदर हमें आने चाहिए इसको आगे बढ़ाने के लिए। जैसे लॉस ऑफ मोशन की तुमने अंदर क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि यार फ्रिक्शन लेस, हमेशा क्वेश्चन के अंदर फ्रिक्शन लेस लिख के आता है। जब भी कोई बॉडी स्लाइड कर रही हो, किसी इंक्लाइन प्लेन पे हो, पुली के केस में, बहुत सारे केसेस में तुमने देखा होगा कि फ्रिक्शन लेस लिखा होता है। पर आज हम फ्रिक्शन को भी अच्छे से कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए फ्रिक्शन के अंदर ये जो इंसान है ये क्या कर रहा है, ये ब्लॉक को ट्राई कर रहा है पुश करने की, ताकि ये कहीं इसको अपने घर पे लेके जाए या कहीं पे भी लेके जाए। तो क्या होगा इसको, अगर ये जैसे तुमने भी किया होगा बहुत बार, अगर या तुम इसे इमेजिन भी कर सकते हो कि एक रोप है हमारे पास और हमने किसी बॉक्स के ऊपर बांधा और उससे हम ट्राई कर रहे हैं खींचने का। या तो तुम इसको इधर से पुश भी कर सकते हो, अपने हैंड से इधर से पुश कर सकते हो, या कैसे भी तुम इसे पुश कर सकते हो। और जैसे ही पुश होएगा ये, तो क्या होगा, इधर फ्रिक्शन का जो रहेगा हमारा, वो चाहेगा कि यार ये आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि ये क्या होता है, एक घर्षण का हमारा फोर्स लगता है जिसका कहते हैं हम खुरदरापन। अगर मान लीजिए ये रोड पर है जैसे नॉर्मल रोड जो होते हैं हमारे, और मान लीजिए या आइस पे रखा हुआ है या ऑयलिंग की हुई है हमने रोड पे, या हमने पाउडर डाला हुआ है, तो हमने देखते रहेंगे कि यार फोर्स हमको कम लगाना पड़ता है उसी के हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए कि अभी इसको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है इसको फोर्स? क्योंकि फ्रिक्शन जो है इसको ज्यादा अपने इसके रिलेटिव मोशन को वो अपोज कर रहा है, इसलिए उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको अपोज करने के लिए। अगर ये आइस पे होता या ऑयलिंग की होती तो ये जल्दी आराम से आगे बढ़ जाता। वैसे तुमने केस देखे होंगे कि आइस के अंदर या ऑयलिंग की हो तो तुम्हारा पैर फिसल जाता है, पानी गिरा हो तो तुम्हारा पैर फिसल जाता है। तुमने कभी ऐसे चोट खाई होगी तुमने अपने बचपन में। अभी देखिए बच्चों, इसके अंदर ये पर्सन जो है, ये छोटा बच्चा जो है, क्या चाहता है कि इसकी मम्मी ने कहा इसको कि बेटा ये हमारा जो है, हमारी जो टेबल है इसको पुश कर दो आगे। तो बेचारे में इतना तो दम है नहीं, बेचारा छोटा सा बच्चा है ये। तो ये ट्राई किया इसने उसको, जैसे तुम्हारी मम्मी तुम्हें बोलती होगी, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बोलते होंगे कि यार दिवाली का टाइम आ गया है तो यार हमको थोड़ी सी साफ सफाई करनी है, तो ये बेड को आगे खिसका दो। तो तुम बेड को आगे खिसकाते हो या सोफे को आगे खिसकाते हो, तो क्या होता है कि हमारा फ्रिक्शन हमारा इधर लगता है, क्योंकि ये अगर तुमने इधर फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तुम, तो ये कहाँ मूव करना चाहेगा, इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, और ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा लगता है पीछे। वो पीछे क्यों लग रहा है, इस डायरेक्शन में क्यों नहीं लग रहा है? अगर ये इस डायरेक्शन में ही लग जाता फ्रिक्शन तो ये तो आराम से मूव हो जाता। पर इसको बैलेंस करने के लिए हमारे इस वाले फोर्स को हमारा फ्रिक्शन जो होता है वो बैकवर्ड लगता है।
अभी देख लीजिए, अभी फ्रिक्शन अगर तुम मान लीजिए ये टू सरफेसिस है, जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके तुम्हें बताऊं कि अगर हम इसको ऐसा मान सकते हैं, अगर तुम इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दो या किसी अच्छे से गिलास से तुम उसको देखो तो तुम्हें सरफेसिस कुछ ऐसे दिखेंगे। ये सरफेसिस क्या होते हैं, हमारे पूरे स्मूथ नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ इसमें इरेगुलरिटी होती हैं। जैसे कि अगर तुम बॉक्स को देखोगे, ये लकड़ी का बॉक्स है या ग्लास का बॉक्स है, अगर ग्लास का रहेगा तो वो जल्दी से मूव हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर इरेगुलरिटी नहीं है। पर बॉक्स है या स्टील का है या उसके भारीपन पे हम डिपेंड करते हैं। अभी जैसे कि ये हमारा चेयर मान लो या इसको बॉक्स मान लो, अब ये मान लीजिए कि ये वुड का बना हुआ है, वुड को हम अगर उसको पुश करना चाहे तो हम उसको आसानी से पुश कर देते हैं। पर अगर ये आयरन का है या किसी ठोस का है, ये पत्थर का बना हुआ है, तो हम क्या देखते हैं कि यार हम इसको पुश नहीं कर पाते हैं, तब भी हमारा फ्रिक्शन लगता है और हम उसके बारे में आगे जानेंगे। चलिए हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन का मतलब मैंने तुम्हें समझाया अच्छे से, तो इसको एक डेफिनेशन के तौर पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइड करे या रोल करना चाहे, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सरफेस पे रखा हुआ है और तुम इसे पुश कर रहे हो, या कोई बॉल है हमारी उसके तुम पुश कर रहे हो, तो क्या होता है, अगर तुम इसे वो करते हो, इसको पुश करते हो या इसको रोल करते हो तो हमारा फ्रिक्शन लगता है। और बच्चों ये थोड़ा ध्यान रखना कि अगर तुम पुश कर रहे हो, रोल कर रहे हो तो हमारा फ्रिक्शन लगेगा, पर अगर तुम किसी को पुश कर रहे हो और वो मूव ना हो तो भी हमारा फ्रिक्शन लगता है। इसका मतलब होता है टेंड टू डू सो, मतलब वो चाहता है करना मूव पर नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि तुमने जो फोर्स लगाई फ्रिक्शन फोर्स से वो कम थी, इसलिए वो मूव नहीं कर पाया। जैसे कि मान लीजिए कि एक सोफे को तुम तो आसानी से मतलब उसको हिला सकते हो, उसको मूव करा सकते हो, पर एक छोटा बच्चा, तुम्हारा छोटा भाई जो होगा, उसे मूव नहीं करा पाएगा। तो क्या होगा उसके अंदर कि, पर इसका मतलब ये नहीं कि छोटा बच्चा भी तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स नहीं दे रहा, वो भी दे रहा है पर वो बहुत कम रहता है। तो उस फ्रिक्शन के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, कि वो वेरी करता है। जैसे कि अगर रेस्ट पे रखा हुआ है तो भी हमारा फ्रिक्शन लगेगा, अगर तुम इस पे कोई भी फोर्स लगा रहे हो। अगर तुम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा लगा दोगे तो ये हमारा जो होगा इससे कांटेक्ट छूट जाएगा और ये रिलेटिव मोशन हमारा करने लग जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 0 से लेके लिमिटिंग वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर मान लीजिए कि कुछ भी वैल्यू है 1 से अगर मान लीजिए कि 10 न्यूटन ऑफ फोर्स फ्रिक्शन कोई ब्लॉक जो है प्रोवाइड कर रहा है और तुमने क्या लगाया, तुम्हारे छोटे भाई ने लगाया 2 न्यूटन का फोर्स, पर 2 न्यूटन का फोर्स है। और ये क्या होगा, अगर ये 2 न्यूटन से 8-10 न्यूटन से ज्यादा नहीं होगा तब तक हमारा जो ब्लॉक होएगा, जो हमारा सोफा चेयर जो भी रहेगा वो मूव नहीं करेगा। पर जैसे ही तुमने क्या किया, तुमने जो हमारा फोर्स लगा दिया वो 20 न्यूटन लगा दिया, और 20 न्यूटन हमारा 10 से ज्यादा है, तो क्या होगा, 10 न्यूटन के फोर्स इसमें इफेक्टिव आ जाएगा। तो बच्चों इसमें हम क्या देखते हैं, अगर किसका हमको, जैसे हमने लॉस ऑफ मोशन में देखा था कि नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन होता है, वैसे ही इसके अंदर हम एक्सेलरेशन निकालते हैं बच्चों। पर हमारा फ्रिक्शन फोर्स इसके अंदर मायने करता है। अब इसके अंदर केस हम पढ़ेंगे, किसी सरफेस पे रखा हुआ है, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है या किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, तो सारे केस हम देखेंगे। चलिए हम देख लेते हैं कि कितने टाइप के होते हैं हमारे फ्रिक्शन फोर्स, कितने टाइप के होते हैं। हमारे 2 टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी देखिए ये छोटा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, ये 10 ईयर का हम इसको मान लेते हैं, और ये जो ब्लॉक है ये 100 किलोग्राम का हम ब्लॉक मान लेते हैं। यार इससे हिलेगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, और इसका कोफिशिएंट हम कुछ भी होगा इसके अंदर, ये हिला ही नहीं पाएगा इस बच्चे को। अभी क्या हो रहा है, ये अगर 10 किलो मतलब ये 10 ईयर का जो बच्चा है, अगर इसे 10 न्यूटन लगा फोर्स लगा रहा है तो क्या होगा, यार ये नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि इससे तो यार काफी ज्यादा फोर्स चाहिए ना, इसको मूव करने के लिए इसको ज्यादा फोर्स चाहिए। इसका फ्रिक्शन, अगर इसके फ्रिक्शन से वो ज्यादा फोर्स नहीं लगाए तब तक ये हमारा ब्लॉक मूव नहीं करेगा। और अगर ये ब्लॉक नहीं कर रहा, पर इसका मतलब तो ये नहीं है कि 10 न्यूटन इसका वेस्ट हो गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि 10 न्यूटन तो लगा रहा है, पर हमारा फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन फोर्स जो है इसको से ज्यादा है, इसलिए ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। और इसी फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब हम किसी पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं पर वो मूव ना करे,
मूव ना करके वो उधर ही रहे, उसे हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। और वो वेरी करता है। अगर मान लीजिए एक छोटे बच्चे ने लगाई, फिर एक बड़े बच्चे ने लगाई, अगर उसको बहुत ज्यादा ही, वो हिल ही नहीं चक सकता है, मतलब एक जैसे पहाड़ को तुम फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा, उसका कॉन्टेक्ट जो सरफेस होगा उनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी तो वो हिलेगा ही नहीं। तो चाहे तुम कितना ही फोर्स लगा लो, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि उस पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और इसी फ्रिक्शन को हम कहते हैं इसी फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब हमारा ऑब्जेक्ट हो जिसपे हम फोर्स लगा रहे हो उसमें रिलेटिव पोजीशन ना हो रही हो, और उस पर रिलेटिव पोजीशन ना हो रही हो, और वो मूव ना कर रहा हो, और वो रेस्ट पे रहे, तब हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन काम में आता है। उसे कहते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी बात पे हम देखते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। फ्रिक्शनल फोर्स विच बैलेंस द अप्लाइड फोर्स व्हेन बॉडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। जब हमारी जो बॉडी है जिसपे हम फोर्स लगा रहे हैं वो रेस्ट पे रहे, उसे हम कहेंगे, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसकी वैल्यू जो होती है हमारी चेंज होती रहती है बच्चों। ये याद रखना कि अगर तुमसे पूछा जाए और तुमको, हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर हमारा जो होता है फ्रिक्शन फोर्स जो होता है हमारा, वो किस पे डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है हमारा नॉर्मल पे। नॉर्मल क्या होता है बच्चों, हमने लॉस ऑफ मोशन के अंदर पढ़ा था। जैसे कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट इस पे रखा हुआ है, इसका मास है m, हमको पता है ग्रेविटी की वजह से इसका नॉर्मल mg जो लग रहा होगा हमारा इधर, और नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या होगा, mg के बराबर होगा। तो बच्चों ये तो तुमने पढ़ा ही होगा। और हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है नॉर्मल के वो होता है, प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि वैसे ही जैसे कि तुम अपने रियल लाइफ में देख सकते हो कि भारी जो ऑब्जेक्ट होती है तुम उसे हिलाने में टाइम लगता है, क्योंकि वो भारी है, क्योंकि ग्रेविटी मात्रा जो है हमारी वो ज्यादा एक्ट कर रही है उस पे, और उसके सरफेस के उस पे लग रही है कोफिशिएंट, मतलब जो सरफेस का जो उसका रफनेस है उसके पे लग रही है। और रफनेस की हम को कहते हैं म्यू कहते हैं बच्चों। और स्टैटिक फ्रिक्शन को हम स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लिखते हैं म्यू एस। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लिखते हैं म्यू एस। बच्चों ये ध्यान रखना कि हमारा फ्रिक्शन जो रहेगा हमारा प्रोपोर्शनल रहेगा किस पे, उसके रफनेस पे। हाँ सर, और किस पे रहेगा हमारा, जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल रहेगा हमारा नॉर्मल पे। उसके नॉर्मल क्या होता है हमारा, जो हमारा वेट है, उसका वेट है या कोई भी फोर्स है। अब मान लीजिए तुम कहो कि ऑब्जेक्ट अगर राउंड घूम रहा है, तुमने देखा होगा बहुत सारे केसेस में, वो भी केस हम आगे पढ़ने वाले हैं, पर उसमें भी नॉर्मल चेंज होएगा। हम देखेंगे आगे कि नॉर्मल कैसे चेंज होगा। जैसे इंक्लाइन पे नॉर्मल अलग हो जाता है, वैसे ही हम इसका आगे पढ़ेंगे बच्चों। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आया होगा। और हम पढ़ते हैं नेक्स्ट काइनेट। एक क्वेश्चन कर लेते हैं चलो इसके ऊपर पहले। तो इसमें क्या कह रहा है बच्चों, देखिए कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट मूविंग अ बॉडी ऑफ मास 100 किलोग्राम ओवर अ आइस। मतलब कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो आइस पे रखा हुआ है। ये मान लेता हूं मैं, ये वाला जो आइस है इसको मैं ब्लॉक मान लेता हूं 100 किलोग्राम का, ठीक है। और ये कह रहा है कि 98 न्यूटन का अगर तुम फोर्स लगाओगे तो ये क्या होगा, ये जस्ट स्टार्ट हो जाएगा चलना। मतलब वो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, वो हो जाएगा हमारा मैक्सिमम ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब 98 हमारा क्या हो रहा है, 98 हमारा हम उसको इक्वेट कर सकते हैं कि वो मैक्सिमम हमारा जो है फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा उसको वो बैलेंस कर जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर 98 है और 98 फ्रिक्शन फोर्स हमारा लग रहा है। अब तुम कहोगे सर 98 फ्रिक्शन फोर्स है, 98 ही हम मतलब इसको 98 फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये लगा सकता है, अपनी इसकी क्षमता इतनी है, और 98 न्यूटन हमको लगाना भी है, रिक्वायर्ड भी चाह रहा है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये तो जीरो पे होना चाहिए ना सर। आपने कहा था कि यार कि ये मतलब अगर नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास हमारा होता है, एक्सेलरेशन होता है सर, इसकी एक्सेलरेशन तो जीरो रहेगी, इसकी वेलोसिटी भी जीरो रहेगी। तो ये सर ये मूव कैसे कर रहा है बच्चों, हम जब भी इक्वेट करते हैं ना तो वो हम उसको अप्रोक्सीमेटली देखते हैं। जैसे कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 98.0000000001 लिख सकता हूँ। तो इस 1 की मदद से है ना ये जो हमारी ऑब्जेक्ट है ये स्टार्ट मूव करना लग जाएगा। तो बस हमने क्या किया भाई कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है हमारा इधर, फोर्स लग रहा है हमारा इधर, जो कि है हमारा 98 न्यूटन,
और हमने देखा था कि मैक्सिमम फोर्स कितना होता है, म्यू एस एन के बराबर होता है। तो म्यू एस हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और म्यू एस इंटू एन वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 98 के, क्योंकि इतना ही रिक्वायर्ड उसको चाहिए। एन को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एन क्या होता है हमारा, बेसिकली एन क्या होता है बच्चों, अगर mg लग रहा होगा तो इधर एन हमारा इसको बैलेंस कर रहा होगा, mg का फोर्स इसको इधर लग रहा होगा, तो एन हम लिख सकते हैं mg। और m कितना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, m हमारा कितना है 100, g को हम कंसीडर करते हैं 10 कर लो या 9.8 कर लो। अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हमें 9.8 करना होता है, वैसे नहीं तो तुम 10 से भी अपना आंसर निकाल सकते हो। तो हमारा क्या होगा, हमको क्या निकालना था, म्यू हमको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एन हमारा कितना है, एन हमने निकाला है इधर 100 इंटू 9.8, 100 इंटू 9.8 होता है हमारा 980 इजिकल्स टू 98 न्यूटन। इतना फोर्स हमको चाहिए उसको जस्ट मूव कराने के लिए, बस उसको हल्का सा मूव हो तो भी हमको फर्क नहीं पड़ता, पर हमको उसको मूव कराना है। हमको मूव कराना है मतलब उसकी जो स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स है हमको उसके मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के फोर्स के बराबर करना होगा बच्चों। थोड़ा इसको रियलाइज करने का सोचो बच्चों, कि तुम एक बॉक्स को हिला रहे हो और एकदम धीरे धीरे से हिला रहे हो उसे, तो तुम उसके स्टैटिक फ्रिक्शन को उसको बैलेंस कर रहे हो। तो यहां से हमारा म्यू एस आ जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 980, दैट विल बी इक्वल टू 0.1। नहीं है समझ में आया बच्चों, तो हमने इधर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड भी किया हुआ है, जैसे कि एफ मैक्सिमम जो हमारा होगा वो म्यू एन के बराबर हो जाएगा, और म्यू एस हमको निकालना है, और एन होता है हमारा एम जी, एम है हमारा 100 और जी को हमने लिया है 9.8, जिससे हमारा म्यू एस आ जाएगा 0.1। जैसे इसके अंदर फ्री बॉडी डायग्राम मैक्सिमम मैं तुमको बताऊं बच्चों, अगर तुम्हें फ्रिक्शन के अंदर मास्टरी करनी है तो तुम्हें उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, जो कि तुम्हें पढ़ाया था लॉस ऑफ मोशन के अंदर। जैसे हमको पता है कि फोर्स लग रहा है इधर इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि वो चाहेगा नहीं इस ब्लॉक को मूव करना, क्योंकि वो क्यों चाहेगा यार, मैं क्यों तोड़ूं अपना बॉन्ड, वो चाहेगा ना कि मैं अपना बॉन्ड क्यों तोड़ूं। अगर इन दोनों का बॉन्ड बन चुका है तो वो चाहेगा नहीं बॉन्ड, इनकी जो इरेगुलरिटी एक साथ में जो मिक्सअप हो चुकी है वो नहीं चाहेगा कि वो यार वो अपना बॉन्ड तोड़े, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स लगेगा हमारा इधर। हमने क्या किया, हमने फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, सीधा एफ है हमारा म्यू एम जी, उससे हमारा आ जाएगा बच्चों कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो हमसे पूछा गया था। अभी हम पढ़ते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब था कि जब वो रेस्ट पे रहे, काइनेटिक का मतलब तुम समझ ही गए होगे, काइनेटिक का मतलब तुम्हें पहले से ही पता है, काइनेटिक का मतलब वो जब कोई मूव कर रहा हो तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि जब टू सरफेस के बीच में सम रिलेटिव मोशन हो रहा हो तब हमारा लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट बच्चों, जो कि होती है म्यू के एन। ये याद रखना बच्चों कि म्यू के एन जो होती है हमारी वो कांस्टेंट रहती है जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगे। हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो भी हमारा नॉर्मल के परपेंडिकुलर होता है और म्यू के परपेंडिकुलर होता है, जो कि होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मतलब अगर मान लीजिए जैसे मैंने तुमको स्टैटिक फ्रिक्शन में तुमको बताया कि तुम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो पर वो मूव नहीं हो रहा है, पर काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर तो मूव हो रहा है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर मूव हो रहा है, तो भी उसकी जो वैल्यू रहेगी काइनेटिक फ्रिक्शन की वो रहती है कांस्टेंट, उसकी होती है वैल्यू म्यू के एन। बच्चों ये तुमको याद होना चाहिए कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो वेरी करता है 0 से लेके उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक। और अगर तुम्हें किसी को मूव कराना है किसी ऑब्जेक्ट को, तो तुम्हें मैक्सिमम ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स देनी होगी। इतना तुमको आ गया होगा बच्चों, उम्मीद करता हूं। इन दोनों में कंफ्यूजन मत होना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्या कह रहा है कि अब मार्बल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg लाइंग ऑन एन आइस, फिर से ये आइस का प्रॉब्लम है हमारे पास कि आइस पे हमने फिर से 2 किलोग्राम का मास रख दिया है, गिवन वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड एंड स्टॉप बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड, देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है। बच्चों इसमें हमको क्या बोला गया है कि एक मार्बल ब्लॉक मान ले हम, इसको किसी ने खींच के, ये आराम से, ये बच्चों इसको ये समझना, ये ऐसे है, ये पूरा
कभी तुम बोलो कि सर ये तो हवा में कैसे आ गया, ये तो जादू हो रहा है, ऐसे नहीं होगा। ये ऐसे है बच्चों, ठीक है। ये जो है इन दोनों के कॉन्टेक्ट जो है वो हमारे मतलब जो इनके सरफेसेस है वो कॉन्टेक्ट में है। और हमने क्या किया कि इसको 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे दी, इसको प्रोवाइड करा दी। अब बोलोगे सर कैसे करा दी? यार कैसे भी कराई हो, इसको धक्का मारा हो, इसको किसी से मारा हो, इसको मतलब किसी ऑब्जेक्ट से मारा हो, तो पर हमको इतना बताया गया है क्वेश्चन के अंदर कि 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको हमने मूव करा दिया इस डायरेक्शन में। और हमको क्या पता है, अगर ये इस तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, ये मोशन में आ जाएगा बच्चों। और मोशन में आ जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा वो भी एक्ट में आ जाएगा। और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा नहीं लगेगा। तो ये मूव कर रहा है बच्चों, कर रहा है और ये इधर आ गया है, ये इधर आ गया है। और ये क्या कह रहा है कि तो इधर हमारी वेलोसिटी क्या हो गई, ये कह रहा है कि ये चलते चलते ये मूव करते करते रुक गया, कि लाइंग मैंने गिवन वेलोसिटी स्टॉप्ड बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकंड। तो मतलब टाइम इसने लिया 10 सेकंड का, ये यहाँ पर आकर हो गया स्टॉप। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, मैं बोल सकता हूँ v = 0 है हमारा इधर। हाँ सर सही कह रहे हो सर आपको। और इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, मान लेते हैं s मान लेते हैं, ठीक है सर। तो बच्चों अगर हमने जैसे देखा था लॉस ऑफ मोशन के अंदर और पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि हमको फोर्स बैलेंस करना आता है। हाँ सर आता है। कैसे बैलेंस करना आता है सर? अभी देखो बच्चों इसमें कौन सी फोर्स लग रही है, इसके अंदर कौन सी फोर्स लग रही है। इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसमें बस अगर ये इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन लगेगा इधर। ये चाहेगा कि भाई मत मूव हो, रिटार्ड हो जा, अपनी जो है वेलोसिटी वो कम कर ले, धीरे धीरे रिटार्ड हो जा, डीएक्सलेट कर ले खुद को, मतलब धीरे धीरे वो रुक जाएगा आगे जाके। जैसे तुम किसी भी बॉक्स को, अपनी ज्योमेट्री बॉक्स को तुम देखोगे ना, अगर तुम सरफेस पे फेंकोगे तो वो धीरे धीरे, वो पहले उसकी स्पीड ज्यादा होगी जो तुमने उसको दी है, पर वो धीरे धीरे जो होगा अपना रेस्ट पे आ जाएगा। तो वैसे ही किसी ने ऐसा सब कुछ नोटिस कर लिया और पूछ लिया तुमसे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ लिया, काइनेटिक फ्रिक्शन पूछ लिया। तो बच्चों क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स हमारा लग रहा है इधर, और फ्रिक्शन और कुछ फोर्स लग नहीं रहा है, तो क्या होगा, इधर लग रहा होगा हमारा एम ए। तो फ्रिक्शन को हम कर देंगे इक्वेट कि फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एन लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। ये किसके बराबर होगा, एम ए के, जो कि डीएक्सलेट कर रहा है, ये डीएक्सलेट कर रहा है बच्चों, ए जो है हमारा, ठीक है। तो म्यू हमारा हो जाएगा, एन जो हमारा है कितना होता है, एन हमको सबको पता है एम जी है, 2 × 10, और एम म्यू एन, और एम कितना है हमारा, एम इधर है, और ए हमको निकालते हैं, हम ए निकाल लेते हैं पहले। एम कितना था हमारा, 2 ही था, एन तो 2 ही है ना बच्चों, एन हमारा 2 ही है। तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब फिर क्या बचेगा हमारा, ए जो होगा क्या आ जाएगा हमारा, म्यू एम जी, हाँ जी हमने लिख लिया, तो हमारा ए आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमको ए पता लग गया है, तो हमको क्या करना है, हमको पता है ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at, इसके अंदर हमने म्यू एन को कर दिया इक्वेट एम ए के। हमें v हमारा जो है वो फाइनल पे 0 हो रहा है, और u हमारा है 6, टाइम हमको गिवन है बच्चों। तो हमको क्या क्या गिवन है इसके अंदर, हमको v पता है, u पता है, a हमको भी पता है, और टाइम भी हमको पता है। तो हमको बस क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। तो इससे हम इसको अंदर इक्वेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। देखिए जैसे हमने क्या किया, म्यू एन को हमने क्या इक्वेट एम ए के, और म्यू एम से एम कट जाएगा, और ए हो जाएगा हमारा म्यू जी, जिसके अंदर v अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, और t हमारा है 10 सेकंड। इससे हमारा क्या होगा बच्चों, v हमने लगाया 6 म्यू जी × 10, हमने ग्रेविटी को भी इसमें कंसिडर किया बच्चों 10, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.06। अब तुम सोच रहे होगे कि इसके अंदर तो कोई सर इसका यूनिट ही नहीं है। इसका यूनिट इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे ये यूनिट लेस है, ये डायमेंशन लेस होता है, ये भी याद रखना तुम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं लॉस ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, कि लॉस क्या होते हैं फ्रिक्शन के बारे में। लॉस क्या थे हमारे, कि मतलब जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो
प्रोपोर्शनल होता है किसके? नॉर्मल फोर्स के, और उसके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के, और एरिया के प्रोपोर्शनल नहीं होता बच्चों। बस ये थोड़ा याद रखना कि अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मल्टीपल चॉइसेस में तुम्हारे पास आ जाए कि किस किस पे डिपेंड होता है, कि नॉर्मल फोर्स पे, एरिया पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, रफनेस पे, तो ये याद रखना कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया रहता है। ये नॉर्मल और उसके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच में, उसके रफनेस के बीच में ही लाई करता है, उसके प्रोपोर्शनल ही होता है बच्चों। तो ये थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, ये प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के और हमारा रफनेस के बीच में, उसके म्यू के बारे पीछे, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। जैसे इसके अंदर क्या है, म्यू के मतलब म्यू है हमारा, और मोस्टली केसेस में हम स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को आगे जो है एक ही मान लेंगे और उसको बस म्यू से डिफाइन करेंगे। पर उनके बारे में उनका डिफरेंस जानना भी जरूरी है बच्चों। तो मैथमेटिकली हम mx को म्यू एन हो जाएगा हमारा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका ग्राफ समझते हैं बच्चों पहले, कि प्रॉपर्टीज की ऑफ फ्रिक्शन की क्या होती है, कि अगर हमने क्या किया, इसके अंदर क्या हो रहा है कि जिसके अंदर वाई एक्सिस हमारा है फ्रिक्शनल फोर्स और ये क्या है अप्लाइड फोर्स, और जब तक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर नहीं होगा तब तक ये मूव नहीं करेगा। अगर हमारा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के कम है तो वो मूव नहीं करेगा। जैसे कि मान हमने क्वेश्चन एग्जांपल देखा था कि छोटा बच्चा अगर मूव करेगा, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहेगा तो मूव नहीं कर पाएगा वो। तो इसमें क्या होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, कि हाँ पहले जीरो था हमारा, हमने अप्लाइड फोर्स किया, जीरो लगाई, फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ही लगेगा कि जितना हमने अप्लाइड किया हुआ है, और वो तब तक लगता रहेगा बच्चों जब तक कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर ना आ जाए। और बराबर जैसे ही वो बराबर आएगा बच्चों, और जैसे ही वो बी पॉइंट पे आएगा, ये क्या है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, जैसे ये बी पॉइंट पे आएगा तो क्या होगा कि उन दोनों के वो मूव करने लग जाएगा। जैसे ही हमने उसके ज्यादा फोर्स दिया और ज्यादा फोर्स दिया, फिर क्या हमारा लगने लग जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा प्ले में नहीं आएगा, फिर हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन ही प्ले में आएगा। फिर हमारा जो रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको हमने देखा था कि उसकी वैल्यू होती है म्यू के एन, जो कि होती है हमारी कांस्टेंट, तो बस उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी। और इसमें तुमने एक चीज नोटिस कर रहे होगे बच्चों कि सर आप कह रहे थे कि सर ये इतना फोर्स लगा रहा है और इधर तो काइनेटिक फ्रिक्शन पे तो इससे कम लग रहा है मैक्सिमम से, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है बच्चों, साइंटिफिकली देखा गया है कि अगर जैसे कि हम मान ले कि ये ब्लॉक जो है सरफेस पे रखा गया, तो इनको अगर तुम जूम करोगे ना तो ये कुछ बॉन्डिंग बना लेते हैं। ये जो होते हैं ना ये कुछ बॉन्डिंग बना लेते हैं, ऐसे रफनेस जो रहती है ना, जैसे बॉन्डिंग लोग इंटरलॉक हो जाते हैं वो, उसकी वजह से ये फोर्स हमारा वेरी करता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि ये किससे भी तुम्हारे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन, हमने क्या पढ़ा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन होती है वो जो कि जीरो और म्यू एस एन, मतलब जो होता है हमारा मैक्सिमम वैल्यू, उनके बीच में लग सकती है। मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारी म्यू एस एन, और अगर बॉडी स्टार्ट मूव करने लग जाए तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन प्ले में आ जाता है, और उसकी वैल्यू होती है हमारी कांस्टेंट जो होती है म्यू के एन, और म्यू के होता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा होता है। अब बच्चों पढ़ते हैं एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। एंगल ऑफ रिपोज, अभी मान लीजिए कि यार ये तुमने बहुत बार देखा होगा कि तुम किसी बीकर पे अगर तुम्हारे पास सैंड है या कुछ भी है तुम्हारे पास, चावल है इसके अंदर, वेट है, तो क्या होगा अगर तुम किसी इसको सरफेस पे पोर करते हो तो क्या होगा, ये ऐसा कुछ शेप ले लेता है, ये मानते हो? इमेजिन भी तो कर सकते हो ना तुम इसे, कि तुमने चावल की बोरी जो है तुमने खाली करना शुरू किया तो वो ऐसा कुछ शेप ले लेगा। ये बीन्स है जो हम खाते हैं, फिर क्या होता है कि ये ऐसा हो जाता है, ये थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, ये जो हमारा सरफेस बनाता है ये ऐसा कर्व सरफेस बन जाता है। और इसके बाद अगर तुमने और बीन्स डाले तो क्या होगा, ये इधर ना रुक के ये क्या होगा, ये इधर भी नहीं रुकेगा ना इधर रुकेगा, ये सीधा आ जाएगा हमारा नीचे। मतलब जैसे अभी क्या हो रहा है बच्चों इधर, कि यार इधर मैं रख रहा हूं ना, इधर मैं अगर और एक और बीन फेंकूं तो ये क्या होगा, ये इधर ना रुक के ये सीधा स्लाइड होके इधर आ जाएगा। और इसी मैक्सिमम एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, कि हमारा जो
इधर के जो हम पार्टिकल को एक छोटा सा पार्टिकल में मान लूँ, जिसका मतलब क्या हो गया कि यार हमारा अगर ये पीछे, अगर ये इधर है, अगर मैं तुमको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ऐसे हम मान सकते हैं, इसको इंक्लाइन प्लेन मान लो। जब ऑब्जेक्ट इधर मूव करना चाहेगा तो क्या होगा बच्चों, उसका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और एक नॉर्मल हमारा लग रहा होगा कुछ, और ये नॉर्मल का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेंगे हम, जब इस डायरेक्शन में लेंगे, और वो नॉर्मल जब फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करने लग जाता है ना, तो हमारा एंगल ऑफ रिपोज आता है, उससे हमारा एंगल ऑफ रिपोज निकलता है बच्चों। कि ये कुछ एक हाइट ले लेते हैं, और ये जो हाइट ले ली इसने एक बार, फिर उसके बाद चाहे तुम इसके ऊपर चाहे कुछ भी करो, कितना ही कुछ डालो, ये इससे ज्यादा एंगल नहीं आता है। एक आज घर पे जाके नोटिस करके देखना बच्चों, तो तुम्हें पता लगेगा कि तुमने फिर से इस पे कुछ डाला तो वो लुढ़क के सीधा इधर ही आ जाएगा। अब इसकी देखते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज की इसमें क्या हो रहा है, कि अगर हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है इसका, कि अगर ये मान लीजिए ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा हमारा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो हमने क्या किया है, mg का कॉम्पोनेंट ले लिया हमने इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में, जो कि हमारा हो जाएगा mg cos थीटा, जो हमारा किसको बैलेंस करेगा, नॉर्मल को, और हमारा ग्रेविटी क्या हो चाहेगा, इसको नीचे खींचना चाहेगा, तो हम इसको कंपोनेंट भी ले लेंगे इसके डायरेक्शन में, इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में, जो कि होगा हमारा mg sin थीटा। और mg sin थीटा किसके इक्वल होगा बच्चों, इसके फ्रिक्शन के। अगर इधर फ्रिक्शन भी तो लगेगा ना। अब तुमने लॉस ऑफ मोशन में तो बहुत सारी चीजें पढ़ ली है कि यार कि इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन लेस है, इंक्लाइन प्लेन पुली जो है हमारी फ्रिक्शन लेस है। पर इस वाले टॉपिक के अंदर हम फ्रिक्शन के बारे में देखेंगे कि कैसे एक्ट रहेगा। मान लीजिए कि ब्लॉक जो है ये इधर मूव करना चाहता है, और हमें पता है अगर ब्लॉक इधर मूव करना चाहे तो हमारा जो होगा फ्रिक्शन उल्टा लगेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जो लगता है हमारा म्यू एन। जिसके अंदर हमने क्या किया, हमने क्या किया पहले नॉर्मल निकाल लिया। हाँ सर, नॉर्मल निकाला हमने म्यू के, तो म्यू तो हमारा चेंज ही नहीं होता क्योंकि वो तो रहता ही वही है, रफनेस उसकी। म्यू हमारा है, नॉर्मल हमने निकाल लेंगे इससे। नॉर्मल क्या आ जाएगा बच्चों, नॉर्मल हमारा होगा इसमें, ये mg है, ये थीटा वो बन जाएगा, तो नॉर्मल हो जाएगा हमारा mg cos थीटा। और फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा है म्यू एन को मैं लिख सकता हूं mg cos थीटा, और वो किसको इक्वेट कर रहा होगा बच्चे, इसकी ग्रेविटी को, जिसका ग्रेविटी का कॉम्पोनेंट अगर हम इंक्लाइन प्लेन पे लें, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के इसको हम इंक्लाइन प्लेन पे ले इसकी ग्रेविटी का कॉम्पोनेंट, तो हमारा ये हो जाएगा mg sin थीटा। तो बच्चों तुमको यहां से क्या दिख रहा है, m से m का हैप्पी बर्थडे, तो tan थीटा हमारा क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा बच्चों हमारा न्यू। समझे बच्चों, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए अभी क्या हो रहा है कि एक हम देखते हैं अभी एक्सीलरेशन कैसे वेरी करेगा। जब रफ सरफेस पे रखा हुआ है, अब उसको हम मूव कर रहे हैं, कोई फोर्स लगाई, तो वो कैसे उसका वेरी करेगा एक्सीलरेशन, तो वो सब हम पढ़ते हैं। फोर्स इधर लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स लगेगी हमारी इधर, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अगर इधर लग रही है इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। और हमने लॉस ऑफ मोशन के अंदर पढ़ा था कि नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास इज इक्वल्स टू आवर एक्सीलरेशन ऑफ दैट बॉडी। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा फ्रिक्शन हमारा जो है फोर्स अप्लाइड फोर्स जो है वो F है। और ये बच्चों अगर ये F से छोटा हो जाएगा तो एक्सीलरेशन कितनी हो जाएगी हमारी, नेगेटिव में नहीं होगी बच्चों, तब हो जाएगी हमारी एक्सीलरेशन 0, क्योंकि तब लगेगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। हमारा क्या होगा, ये F हमेशा बड़ा ही होना चाहिए, और इसके इक्वल भी हो जाएगा ना तो भी हमारी 0 होगी। अगर ये छोटा रहेगा तो इसका मतलब ये मत समझना, ये तभी वैलिड रहेगा जब F जो होगा हमारा म्यू mg से बड़ा होगा। कभी तुमको F दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए म्यू mg की वैल्यू तुम एज्यूम करो कि 20 आई है, और फ्रिक्शन F लगता है हमारा कितना, F तुम लगा रहे हो 15 लगा रहे हो, तो तुम क्या करोगे कि
इसी में सीधा का सीधा तुम अपनी वैल्यू पुट करके इस फॉर्मूले के अंदर एक्सप्रेशन निकाल के आ जाओगे और बोलोगे कि मेरा एग्जाम तो अच्छा गया, पर एग्जाम में तुमको आएगा बच्चों 0, क्योंकि नेगेटिव एक्सप्रेशन तो हो ही नहीं सकती ना बच्चों। अगर फोर्स इधर लग रहा है, अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहोगे, किसी सोफे को, किसी की बेड को अगर आगे मूव कराना चाहोगे, तो वो तो है नहीं कि यार वो पीछे आ जाएगा तुम्हारे। तो इसके अंदर ये याद रखना, ये फॉर्मूले कैसे यूज होते हैं, तुम्हें ये इसका भी ध्यान रखना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने और एफ अगर म्यू एम जी से बड़ा है तो हमारा जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा उसका आंसर आ जाएगा। और एफ हमारा इसके अंदर कंडीशन समझिए कि एफ जो है हमारा ग्रेटर देन म्यू एम जी ही होगा। उम्मीद करता हूं आपको सबको समझ में आया होगा। ये सीधा फॉर्मूला याद तो रखो, पर बच्चों इसके अंदर ये भी याद रखना कि फ्रिक्शन फोर्स से अगर कम है फोर्स तो वो मूव नहीं करेगा। अभी हम देखते हैं जब ब्लॉक जो है हमारा इंक्लाइन प्लेन पे। बच्चों इंक्लाइन प्लेन से कभी डरना मत, बस तुम्हें क्या करना है, जो अपने कंपोनेंट है ना उसको इक्वेट कर देना है। कुछ भी क्वेश्चन है लॉस ऑफ मोशन का, फ्रिक्शन का, सर्कुलर मोशन का, तुम सीधा अपना फ्री बॉडी डायग्राम उसका बनाओ और इक्वेशन को इक्वेट करो, तुम्हारा आंसर उससे आ जाएगा। हमने क्या किया है कि एक इंक्लाइन प्लेन पे हमारा रखा हुआ है ब्लॉक और हम इसको देखना है कि यार ये अगर ये नीचे स्लाइड हो रहा है तो उसकी एक्सीलरेशन क्या होगी। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमको पता ही है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला था क्या, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। बच्चों मैंने ये जो फॉर्मूला है तुमको बहुत बार बोल दिया है, तो नेट फोर्स का मतलब तुम याद रखना, ठीक है, कि इसमें क्या हो रहा है। अगर ये अल्फा है, समझने की कोशिश करो, कंपोनेंट लेना सीखो बच्चों पहले तो। इंक्लाइन प्लेन के बस कंपोनेंट का ही खेल होता है और बाकी सब कुछ सेम होता है। अगर तुमको कंपोनेंट लेना आ गया अच्छे से और इसमें तुम्हारा कोई घबराहट नहीं, तुम्हारे इंक्लाइन प्लेन के सारे क्वेश्चन तुम्हारे सोल्व हो जाएंगे। ये अल्फा है, ये क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, जैसे हमने देखा था 90 माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा हमारा अल्फा। अल्फा अगर ये है, mg हमारा लग रहा है इधर, तो mg का कंपोनेंट मैं अगर लूं इस डायरेक्शन में, नॉर्मल के डायरेक्शन में, इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर में लूं, तो हमारा क्या होगा, ये mg है तो ये हो जाएगा हमारा mg cos अल्फा, और इसी तरह से ये हो जाएगा हमारा mg sin अल्फा। mg sin अल्फा, mg sin अल्फा अगर म्यू एन से छोटा है ना बच्चों, तो ये मूव ही नहीं करेगा, वो उस भी रेस्ट रहेगा। अगर mg sin अल्फा ज्यादा है तो वो मूव करने स्टार्ट हो जाएगा, और मूव स्टार्ट करना हो जाएगा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में तुम स्टार्ट करेगा ना बच्चों मूव करना वो, तो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन के नेट फोर्स हम इक्वेट करके डिवाइडेड बाय कर देंगे इसका मास, तो उसका आ जाएगा हमारे पास एक्सीलरेशन, उसका आ जाएगा। और वो क्या हो जाएगा, mg sin अल्फा लग रहा है हमारा इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन लगेगा हम इस डायरेक्शन में। क्यों लगेगा, क्योंकि सर आपने ही बताया था कि अगर ये मूव करे इधर तो क्या हो रहा है, इसका पार्टिकल तुम देखो तो इधर जाना चाहता है, तो ये क्या चाहेगा, भाई रुक जा, मैं फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा हूं, रुक जा रुक जा रुक जा, तो ये बोलेगा कि भाई रुक जा और मत जा, तो फ्रिक्शन फोर्स ये लगाएगा, जितना इसके पास उसकी क्षमता होगी, जितना इसके पास पावर होगी फ्रिक्शन फोर्स की, वो उतनी लगाएगा। तो इसके हम माइनस करके लिख देंगे म्यू एन, और एन हमारा क्या है इधर, mg, एन में बच्चों तुम्हारा लिख देता हूं, एन है हमारा mg cos अल्फा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगी बच्चों, लगेगी हमारी, हमको पता है म्यू एन, और एन क्या है हमारा mg cos अल्फा। और हमारा ग्रेविटी की मदद मतलब वजह से, धरती माता की वजह से जो ये ब्लॉक है हमारा नीचे आना चाहता है, तो उसकी हमने देखा कि कंपोनेंट हमने इसका इक्वेट किया, तो वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा हमारा वो हो जाएगा mg sin अल्फा। हमने इस डायरेक्शन में कंसीडर कर लिए, तो हमारा क्या होगा, mg sin अल्फा माइनस म्यू mg cos अल्फा डिवाइडेड बाय m से m कटा, तो बच्चे हमारा ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। बच्चों मैं तुमको एक बात बताता हूं, ये फॉर्मूला तुम याद कर लोगे, पर बच्चों तुम भूल जाओगे कि यार म्यू किधर लगाना है, तुम म्यू कभी साइन अल्फा के साथ लगा दो, या इधर कोस अल्फा लिख दो, या इधर साइन अल्फा लिख दो। तो हमेशा जाना एकदम बेसिक से। अगर तुमको ये आ जाएगा, ये इसका कंपोनेंट इक्वेट करना आ जाएगा, तो तुम्हारा फ्रिक्शन का चैप्टर खत्म हो जाएगा, और ना तुम्हारा क्वेश्चन कटेंगे और तुम्हारे आगे के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। बच्चों फिजिक्स जो है हमारा एकदम कंसेप्चुअल है, एकदम तुमको बस कंसेप्ट अच्छे से होने चाहिए, तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, और तुम एडवांस किया तुम सब कुछ कर सकते हो बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के बारे में, तुम पहले
जानो और उसकी फिगर बना लो। अपने दिमाग में फिगर बनाने से अच्छा तुम्हारे पास जो पेन कॉपी दिया हुआ है, जो रफ शीट तुमको प्रोवाइड करते हैं, उस पे बनाओ बच्चों। ये क्या कह रहा है, अब ब्लॉक स्लाइड डाउन एन इंक्लाइन ऑफ एंगल 30 डिग्री, कि यार ये 30 डिग्री का है एंगल विद एन एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक स्लाइड डाउन। तो ये एक ब्लॉक है हमारा, ये ऐसे स्लाइड डाउन कर रहा है कि इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, तो वो स्लाइड डाउन कर रहा है। इसका एंगल है हमारे पास 30 डिग्री, और हमने देखा कि यार एक्सेलरेशन जो है उसका g/4 है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बच्चों वही हो गया ना, ये हमको ये पता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का हमने फॉर्मूला देखा था ना हमने, क्या किया था, इस पे फोर्स बैलेंस किया था mg। इसका क्या होगा, अगर इसका mg m है इसका, तो क्या हो रहा होगा, mg sin थीटा, mg sin 30 माइनस म्यू n क्या है हमारा, mg cos 30 डिवाइडेड बाय टोटल मास। इसके हमको करना है इक्वेट g/4 के, जिसके अंदर m हमको क्या पता, m पता है हमको, m नहीं पता है क्योंकि m तो कट ही जाएगा ना बच्चों यहाँ से। sin 30 पता है 1/2 होता है, cos 30 पता है हमें √3/2 होता है, g की वैल्यू हमको पता है, म्यू की वैल्यू निकालनी है, और कोई इसके अंदर, मतलब मैं इसको एक अच्छे से लिख दूं तुम्हारे लिए, तो क्या हो रहा है कि m sin 30 माइनस म्यू mg cos 30 divided by m is equals to g/4, in which m will be cancelled and sin 30 we know mg sin theta है ये, माइनस म्यू mg cos 30, g से g भी हट गया। तो तुम्हारा एकदम जो आंसर आएगा, तुमको निकालना क्या है, बचा क्या है हमारा, म्यू बचा है, और म्यू तुम्हारा इससे आ जाएगा बच्चों। देखिए जैसे इसके अंदर किया गया है कि इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन लगेगा हमारा इधर, कितना, mg cos 30 डिग्री। तो हमने फोर्स को बैलेंस किया, m में हमको ये पता है, हमको g/4 दिया गया है, तो g/2 डिवाइडेड बाय g से g भी काट दो, तो √3/2 ये इधर जाएगा, तो हमारा आ जाएगा, म्यू आ जाएगा 1/2 √3 बच्चों। ऐसे ही तुम्हारे पास जेईई मेन के जो होंगे प्रॉब्लम, बस ऐसे ही आएंगे, इससे थोड़े टफ आ जाएंगे, थोड़ा घुमा के पूछ लेंगे, पर तुम्हारे अगर कंसेप्ट क्लियर है, तुमको फोर्स बैलेंस करना आता है, इंक्लाइन प्लेन के टुवर्ड्स या नॉर्मल तुमको लिखना आता है, तो तुम्हारा फ्रिक्शन का चैप्टर, लॉस ऑफ मोशन के जो तुम्हारे जितने भी प्रॉब्लम है ना, वो सारे अच्छे जाएंगे और तुम अच्छा स्कोर करोगे बच्चों। अब देख लेते हैं कि इंक्लाइन प्लेन पे जब तुम उसे पुश कर रहे हो ऊपर, तुम चाहते हो कि यार इधर मैं फोर्स लगाऊं या ऊपर पुश करे, तो क्या होगा बच्चों, mg sin अल्फा तो लगेगा नीचे ही, धरती माता तो खींचेगी नीचे, वो तो ऊपर भेजेगी नहीं किसी को। तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स अभी इसमें क्या लगेगा, हमको ये देखना है कि अगर ये मूव करना चाहेगा इधर, और इसका भाई क्या बोलेगा, भाई ऊपर मत जा, नीचे आ जा, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नीचे। तो सेम जैसे हमने पिछली बार में किया था इंक्लाइन प्लेन के नीचे, तो अगर ये इधर लग रहा है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, mg sin अल्फा प्लस म्यू जी cos अल्फा डिवाइडेड बाय m, इधर आ जाएगा प्लस का साइन, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन बच्चों। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अभी क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन नेसेसरी टू जस्ट होल्ड अ ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट अ वॉल। कह रहा है कि एक वॉल है हमारे पास, पहले तुम एक डायग्राम, इसका डायग्राम बना लो बच्चों, तुम्हारा सारा सोल्व हो जाएगा। अगर तुम इन पूरे क्वेश्चन को अगर दिमाग के अंदर लेके घूमोगे ना, तो तुम बहुत सारे कंफ्यूजन कर दोगे, कुछ फॉर्मूला अलग लगा दोगे। सीधा हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन नेसेसरी टू जस्ट होल्ड अ ब्लॉक, ठीक है, हमने लिख दिया, हमने ब्लॉक बना दिया और 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल इज 0.2, मतलब ये जो है ना ब्लॉक हमारा और इसके बीच में जो फ्रिक्शन है हमारा वो 0.2 है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि इसका वेट क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। देखो अभी क्या हो रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर। देखो हमने क्वेश्चन जितने भी प्रॉब्लम पहले किए है वो सरफेस पे लाई कर रहे थे, पर इसमें क्या हो रहा है, ये वर्टिकली हमने फोर्स दिया और इसको जस्ट ये रेस्ट पे है, ठीक है। इसको 10 न्यूटन का फोर्स, मिनिमम 10 न्यूटन, अगर तुम इससे 10 न्यूटन से नीचे कम कर दोगे तो ये ब्लॉक जो है हमारा स्लाइड करने लग जाएगा। तो क्या कह रहा है ये, तो यार कुछ नहीं कह रहा है, ये इधर नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल क्या होगा हमारा 10 ही रहेगा, क्योंकि नॉर्मल तो नॉर्मल हमने क्या किया, और नॉर्मल रहेगा और mg लग रहा होगा नीचे और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा हमारा ऊपर, जो कि होता है हमारा म्यू एन। तो म्यू एन mg मतलब mg नहीं आएगा इसके अंदर। अभी क्यों नहीं आएगा, देखिए क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर देखिए mg लग रहा है इधर, अब mg का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है ना इसके, क्योंकि ये तो इसको नीचे ही खींच रहा है।
लेना देना किसके है, नॉर्मल के इसके बच्चों। हमने क्योंकि देखा था कि परपेंडिकुलर इसके नॉर्मल होना चाहिए, ये नॉर्मल हमारा रहेगा जो कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा 10 न्यूटन का। तो इसके अंदर कभी म्यू एम जी मत करके आ जाना, जो हमारा फोर्स है ना वो यूज करके आना बच्चों उसके अंदर, जो हमारा नॉर्मल लग रहा है। मैंने तुमको ये नहीं बोला था कि ग्रेविटी की वजह से फ्रिक्शन लगता है, मैंने बोला था कि नॉर्मल की वजह से लगता है, क्योंकि फॉर्मूला ही वो है म्यू एस एन म्यू के एन। ठीक है बच्चों, तो म्यू के एन हमारा किसको इक्वेट, म्यू एन जो है हमारा, म्यू एन एन क्या है इसके अंदर हमारा 10 न्यूटन है। एम जी कितना होगा हमारा, एम जी हमको निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको पता है 0.2, तो ये क्या हो जाएगी, एम जी आ जाएगा हमारा 2 न्यूटन। आंसर सिंपल। समझे बच्चों, हमने क्या किया, इसका नॉर्मल इधर लिख लिया, एम जी को जिसको वेट कर रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स हमारा होगा म्यू एन, बस इसको इक्वेट कर दिया हमने, वर्टिकल डायरेक्शन में भी हमने एक प्रॉब्लम सोल्व कर लिया। चलिए अब इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि कंसीडर अ ब्लॉक कैप्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन, कि इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है जिसका एंगल है 45 डिग्री। इफ द फोर्स जस्ट रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप, मतलब जस्ट उसको पुश करना है, इज 2 times द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम द स्लाइडिंग, देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जैसे हमने दोनों केस किए थे ना बच्चों, मतलब एक बार जो हमारा ब्लॉक है वो नीचे आ रहा है और एक बार क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो हमको पता है एक्सेलरेशन पता है हमको, इसका भी एक्सेलरेशन पता है हमको, फोर्स इक्वेट कर देंगे दोनों, और जो कह रहा है कि इसको प्रिवेंट करने के लिए इसको 2 टाइम फोर्स लगती है बच्चों, तो उससे हमारा आ जाएगा। बस हम दोनों को, इन दोनों के डायरेक्शन में फोर्स निकाल के इन दोनों को इक्वेट करके आंसर हमारा आ जाएगा। जैसे देखिए फर्स्ट केस में हम देखते हैं कि हमारा ब्लॉक जो है वो प्रिवेंट कर रहे हैं उसको हम स्लाइडिंग से, तो क्या होगा, नहीं उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम द स्लाइडिंग, मतलब उसको हम रोक के रखे हैं, उसको चाहते हैं कि भाई वो नीचे ना जाके हल्का सा रहे, बस उधर ही रहे। तो हमारा क्या हो जाएगा, F1 क्या हो जाएगा हमारा एम जी साइन 45 प्लस एफ, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो 45 है, तो हम इसको ऊपर पुश कर रहे हैं बच्चों। इसके अंदर हमको पता है एम जी साइन 45 क्या होता है, एम जी बाई रूट 2, ये हमारा हो जाएगा F1। हमने केस 1 है ये हमारा, केस 1 जब हमारा वो हम उसको ऊपर पुश करना चाह रहे हैं, और जब वो स्लाइड डाउन करेगा बच्चों तो क्या होगा कि हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा चेंज, जो हमारी हाँ इसमें अंदर क्या हो रहा है, बस हमारा जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है ना बच्चों, एक केस में हो गया था इधर, एक केस में हो गया इधर, बस हमको इसको इक्वेट करना है, इससे हमारा आ जाएगा F1 पता है हमको, F2 को इक्वेट करेंगे तो जिसके अंदर हमारे पास क्या है अननोन, हमारे पास अननोन है बस म्यू, क्योंकि एम तो कट ही जाएगा हमारा बच्चों, इससे हमारी एम की म्यू की वैल्यू आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। ये तुम्हारा जे मेन में आया था बच्चों, ये पिछले साल ही। तो देखिए अभी इसके अंदर क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, कुछ भी नहीं किया इन्होंने दोनों केस को बस बढ़ा दिया है, बस दोनों केस को तुमको बता दिया कि यार दोनों केस यूज करके करो, क्योंकि कंपटीशन भी तो है ना बच्चों, किसी को एक केस आता है, अभी तुमको दोनों केस आ गए, तुमने क्या किया F1 और F2 को इक्वेट किया और उससे तुम्हारी आंसर आ गई। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हारे और कंसेप्ट क्लियर होंगे बच्चों, ये थोड़ा इसको ध्यान रखना। अब इसमें क्या कह रहा है ये कि अ मास ऑफ 10 ग्राम लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस पुल्ड बाय अ फोर्स F, कि कैसे इसने किसी रस्सी से या कैसे भी तो इसने इस डायरेक्शन में फोर्स दी है, ना तो इसने इस डायरेक्शन में दी ना तो इसने इस डायरेक्शन में दी, इसने क्या किया इसके इस डायरेक्शन में दे दी और जिसकी वैल्यू हमको पता है, इसने बस F बोला है कि यार ये F वैल्यू है हमारी, इस डायरेक्शन में इसने दे दी है फोर्स, म्यू एस इसने दी हुई है हमको, क्वेश्चन के अंदर म्यू एस हमको दे रखी है 0.25, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारा 0.25 है। अब ये कह रहा था ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट टू मूव फॉर द वैल्यू F, हमको मिनिमम वैल्यू F निकालनी है जिससे बस ये स्टार्ट हो जाए। हमने पहले क्वेश्चन में किया था बच्चों कि हमने जैसे स्टार्ट करना है तो हमको क्या करना है, म्यू एन के बराबर कर देना है, म्यू एन के बराबर कर देना है, एन क्या हो जाएगा हमारा, एन क्या हो जाएगा हमारा, इसके अंदर मैं अगर चाहूं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बच्चों तो कैसे बनेगा, हमको पता है कि एम जी जो है हमारा लग रहा होगा इधर, लगता ही है नीचे, ऑब्वियस सी बात है। और अब बच्चों देखिए इसके अंदर इसकी क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है, ये देखिए कि जो हमारा फोर्स है ना, अभी फोर्स तो ऐसा नहीं है, ये इसको चाहता है इस डायरेक्शन में लेके जाना।
अभी फोर्स का हम कॉम्पोनेंट ले लेते हैं, इस फोर्स का कॉम्पोनेंट ले लो एक्स डायरेक्शन में, एफ डायरेक्शन में क्या हो जाएगा एफ कोस 30, जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके होगा, फ्रिक्शन फोर्स के बच्चों। अगर इसने इतना फ्रिक्शन फोर्स दे दिया, अगर फ्रिक्शन फोर्स इतना है तो ही हमारा ब्लॉक जो है वो मूव करने लग जाएगा। अभी हमको अपने ये क्या किया, इस डायरेक्शन में निकाल लिया, अभी हमको इस डायरेक्शन में निकालना है फ्रिक्शन फोर्स बच्चों। अब ये क्या होगा इसका तुम थोड़ा सोचो, क्या कैसे निकालेंगे इसका। कुछ नहीं बच्चों यार, देखो mg लग रहा है इधर, और इस फोर्स की मदद से, इस फोर्स की वजह से ये जो है हमारा नॉर्मल जो होगा हमारा mg ना रह के वो हो जाएगा चेंज। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि भाई f का जो है ना इसका कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में भी तो होगा ना, f sin 30, इसका कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में भी होगा, जो नॉर्मल को जो होगा चेंज कर रहा होगा। तो हम क्या लिखेंगे नॉर्मल को, mg माइनस साइन 30, सॉरी mg माइनस f साइन 30। अब तुम पूछोगे कि सर आपने माइनस क्यों किया, यार इसलिए माइनस किया क्योंकि ये क्या चाहता है, ग्रेविटी जो है हमारी नीचे लग रही है, फोर्स क्या चाहता है उसको ऊपर लेके जाना, क्योंकि फोर्स हमारी डायरेक्शन में लग रहा है, तो वाई के डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो इस ब्लॉक को वो चाहेगा कि ऊपर आए, उसका नॉर्मल कम हो जाए। तो हमको नॉर्मल के फोर्स से, उसके वेट से हमको कम लगाना पड़ेगा बच्चों। इसलिए तो हम देखते हैं ना कि अगर बॉक्स को तुमको उठाना लेके जाना होता है तो तुम ऐसे लेके जाते हो फोर्स को, ताकि नॉर्मल भी हो जाए और उसका फ्रिक्शन भी कम हो जाए। समझे, फिजिक्स की यही तो ब्यूटी है बच्चों। देखो अगर तुम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा एक्ट करेगा, पर इसमें क्या हो रहा है, अब ऐसा भी नहीं है कि तुम सीधे इसे ऐसे लेके चले जाओगे, तब तो तुमको ज्यादा लगाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, इसके वेट को ही तुमको उठाना पड़ेगा। पर इसके अंदर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी तुम कम कर रहे हो और वो भी कम कर रहे हो। जैसे तुम अपने जब भी तुम फ्लाइट में जाते हो या ट्रेन में जाते हो तो तुम देखते होगे कि तुम्हारा बैग जो है ऐसे रहता है, पहले ऐसे रहता है, और तुम इसका हैंडल पकड़ते हो और क्या हो जाता है, वो हैंडल जैसे लेके जाते हो तो वो ऐसे तिरछा हो जाता है ना, थोड़ा टेढ़ा लेके तुम ऐसे, अगर इसका मैं व्हील मान लूं और इसका मैं हैंडल मान लूं तो तुम ऐसे लेके उसको चले जाते हो, समझे। इसलिए वो एंगल होता है जिससे हमारी फोर्स कम लगे और हम इसको लेके चले जाएं। तो यही हमसे पूछा है कि यार ये फोर्स कितनी लगेगी जिससे मैं इसको लेके चले जाऊं, पर इसके अंदर व्हील नहीं है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसका फ्रिक्शन हम लगाएंगे। तो क्या होगा, एन जो होगा हमारा mg sin 30 हो जाएगा, क्योंकि एन जो होगा हमारा f sin 30 से माइनस हो जाएगा। और हमको पता है f cos 30 इजिकल्स टू क्या होगा हमारा, फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वेट करना है हमको, म्यू एन के, और म्यू एन क्या है हमारा mg f sin 30। इसके अंदर बच्चों हमको क्या पता है, म्यू पता है, हाँ सर म्यू पता है हमको 0.25 है, एम पता है हमको, एम भी सर पता है हमको 10 किलोग्राम है, जी भी पता है हमको, cos 30 भी पता है और sin 30 भी पता है। इससे हमारा आ जाएगा एफ की वैल्यू हमारी इससे सोल्व हो जाएगी बच्चों। जैसे इसके अंदर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है इसने, इसका कंपोनेंट लिया इधर, तो हमारी इसने क्या किया, एन हमारा आ जाएगा mg f sin 30 से हमारा हो जाएगा mg माइनस f sin 30, इससे हमने इक्वेट किया इसको म्यू एन के, तो हमारा f आ जाएगा बच्चों इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिक्शन के अंदर बच्चों प्रॉब्लम सी तुम जितना ज्यादा करोगे तुम्हारे कंसेप्ट उतने ही ज्यादा क्लियर होंगे। अगर तुम चाहोगे कि मैं थ्योरी पढ़ लूँ या कुछ कर लूँ, उससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, पर जितना से ज्यादा तुम क्वेश्चन करोगे, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन करोगे ना, क्योंकि फ्रिक्शन के अंदर क्या ही है, हमने फॉर्मूले पढ़े, हमने क्या पढ़ा, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, कि जिसके अंदर हमने देखा कि फॉर्मूले तो यार दोनों का ही सेम है, म्यू एस एन म्यू के एन, बस इंक्लाइन प्लेन पे जो हमारा कंपोनेंट जो होता है हमारा चेंज हो जाता है बस, और उसके अंदर कोई फॉर्मूले है ही नहीं। तो बच्चों बस उसके अंदर वैराइटीज ऑफ प्रॉब्लम ही तुमको सोल्व करने हैं, उससे तुम्हारी मास्टरी हो जाएगी फिक्शन के अंदर। चलिए क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर ये कह रहा है, यूनिफॉर्म चेन ऑफ 6 मीटर लेंथ इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल सच दैट द पार्ट ऑफ द लेंथ इज आएंगे। कह रहा है कि 6 मीटर की लेंथ टेबल पे रहे, ये टेबल मान लो, अगर मैं इसको मान लूं ये ऐसे रखी हुई है, टेबल पे हमारी चेन रखी हुई है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द सरफेस इज 0.5, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको गिवन है 0.5। तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल, ये कह रहा है कि ये चाहता है कि जैसे तुमने बचपन में करा होगा या अभी भी करते होगे कि यार तुम्हारे पास एक चेन है या रस्सी है कुछ भी है, और तुम देखते हो यार कि ये थोड़ी सी अगर तुम उससे इधर थोड़ा ये लटकती रहे, इधर
ये लटकती रहे, तो क्या होगा कि एक टाइम के बाद है ना, ये अगर थोड़ी ज्यादा और लटक जाए तो ये क्या होती है, अपने आप ही नीचे आगे गिर जाती है। थोड़ी करोगे, जैसे कि ये ऐसे लटक रही है, पहले हल्की सी लटक रही है, जैसे कि मान लीजिए इसकी 10 मीटर लेंथ, 10 मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 1 मीटर लेंथ है, और इसकी कितनी है, 0.02 मीटर लेंथ है, ठीक है। तो तुम जैसे धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहोगे तो क्या होगा, एक टाइम के बाद है ना, ये mg फोर्स जो होगा हमारा क्या करेगा। अब इसमें क्या क्या फोर्स लग रही है बच्चों, इसके अंदर mg फोर्स लग रही है ये वाली, इसकी वजह से, और फ्रिक्शन की फोर्स जो है इसको रोके हुए है, और कोई तो फोर्स नहीं है ना, फ्रिक्शन की फोर्स रोकी हुई है इसको। इसलिए अगर जैसे तुम करते रहोगे तो mg ज्यादा लगता रहेगा, तो जिसको फ्रिक्शन के वैल्यू से वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमारी जो है चेन जो होगी वो स्लिप कर जाएगी बच्चों। चलिए देखते हैं, जिसके अंदर हमने देख लिया ये स्प्रिंग मान लिया, इसको ये चेन मान लो, ये ऐसी टाइप की लेंथ है, तो क्या होगा, हमने मान लिया इसको x लेंथ पे वो कर रही है, मतलब हैंग कर रही है, और l माइनस एक्स टेबल पे बचा है क्योंकि टोटल लेंथ हमारी l, और हम मान लेते हैं यूनिट पर मास पर यूनिट लेंथ क्या हमारी लैम्डा मान लेते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, n क्या होगा हमारा mg के बराबर होगा, और mg हम कैसे निकालेंगे, l माइनस एक्स इंटू लैम्डा से हमारा जाएगा n हमने निकाला, फिर x मैक्स क्या हो जाएगा हमारा म्यू n, और म्यू n किसके में इक्वेट कर रहा होगा, म्यू n जो इसका फ्रिक्शन जो फोर्स है वो इसको बैलेंस कर रहा होगा, इसके वेट को। तो बस हमने कुछ नहीं किया, बस इसके इक्वेट को वेट किया और हमारा आंसर आ गया 2 मीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ सकते हो कि मतलब 6 मीटर की अगर लेंथ की तुम्हारे पास है तो वो 2 मीटर उसको तुम कर सकते हो नीचे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, मतलब 4 मीटर ऊपर है और 2 मीटर नीचे है। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। इसमें क्या कह रहा था, अपर हाफ ऑफ इंक्लाइन प्लेन विद इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ। क्या कह रहा है कि अपर हाफ जो है इंक्लाइन प्लेन का वो स्मूथ है और अपर हाफ जो है रफ है, मतलब लोअर हाफ जो है वो रफ है। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एट द टॉप विल कम अगेन टू द रेस्ट एट द बॉटम एंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फॉर द लोअर हाफ इज गिवन बाय। ये ऐसे कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़ा, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने किया डायग्राम बना दिया मैंने सबसे पहले। अब ये क्या कह रहा है कि ये लेंथ L मान लो, अगर तुम टोटल लेंथ मान लो L, तो ये क्या हो जाएगा, ये L/2, ये हो जाएगी L/2, ये लेंथ मान लो L/2 और ये लेंथ मान लो L/2। इसने कहा है कि इधर ब्लॉक रखा हुआ है और ये जो है हमारा स्मूथ रखा हुआ है, जो तुमने लॉस ऑफ मोशन में पढ़ा था, बहुत सारे क्वेश्चन तुमने किए होंगे इंक्लाइन प्लेन पे कि यार ये स्मूथ रखा हुआ है और स्मूथ रखा हुआ है, और अगर ये एंगल थीटा है तो क्या होता है, हमको पता है कि ये जी साइन थीटा से नीचे आएगा, और ये जी साइन थीटा से नीचे आएगा तो क्या हो रहा है, पर ये जो है हमारा ये रफ है हमारा। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ बच्चों तुम्हारे लिए कि ये थोड़ा रफ है, और इधर ये आएगा, जब ये इधर आएगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ मान लीजिए v हो जाएगी, और ये v हो जाएगी वेलोसिटी। तो ये कह रहा है क्वेश्चन, ये v वेलोसिटी से अगर ये नीचे आएगा धीरे धीरे फ्रिक्शन की मदद से, फ्रिक्शन की वजह से ये जो होगा हमारा, जब ये नीचे पहुंचेगा, टॉप नीचे पहुंचेगा तो ये रेस्ट पे आ जाएगा। ये इसने बोला है इट विल कम अगेन टू द रेस्ट एट द बॉटम देन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द लोअर हाफ। अब फ्रिक्शन इस पे तो 0 है, इस पे हमारी फ्रिक्शन लग रही होगी 0, जो हमारा एक्सेलरेशन को डीएक्सेलरेट कर रहा होगा। इससे हम निकाल लेंगे आंसर। अभी हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, इसका हमको इक्वेट करना है, जैसे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में किया था कि इसकी ये है, हमको पता है कि जी साइन थीटा से नीचे आ रहा है, इधर हम इधर इसके v निकल जाएगी, v निकल जाएगा तो हमको पता है ये L/2 है, हमको डिस्टेंस पता हुआ है और एक्सेलरेशन पता होगा उसका, उससे हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। कैसे, क्योंकि नेट फोर्स तो लग रहा है, इसके अंदर म्यू n लगेगा और म्यू n लगेगा, और हमका एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्या आएगा बच्चों, वो हो जाएगा म्यू mg कोस साइन 30 से आ जाएगा, सॉरी म्यू n होता है हमारा म्यू mg कोस थीटा, उससे हमारा जो रहेगा उसको हम इक्वेट कर देंगे जो हमने पहले फॉर्मूले में करे थे। चलिए आगे देखते हैं इसका। जैसे कि अभी इसने क्या किया है सॉल्यूशन के अंदर कि हमने 2 लेंथ मान लिया है, इसको L मान लो, इसको L मान लो, इस वाले पे ये स्मूथ है, इस वाले पे इसकी हो जाएगी कोएफिशिएंट ऑफ कुछ रहेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगी इस पे, और जैसे ये इधर मूव करता रहेगा इधर ये आके हो जाएगा रेस्ट। तो इसने क्या हुआ, पहले क्या हो रहा है कि mg sin थीटा का इसको एक्सेलरेशन मिल रहा है, पर इसमें फ्रिक्शन जो होगा नेट जो हमारा होगा फ्रिक्शन जो होगा उसको डीएक्सेलरेट कर रहा होगा कुछ म्यू n से, जो हमको पहले हमने देखा था इस केस में, जिसके अंदर ये कैसे आया, mg sin थीटा हमारा कैसे आया, इसका कॉम्पोनेंट हमने ले लिया इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन का,
सॉरी ग्रेविटी का। तो हमने क्या किया, हमको पहले पता है कि फर्स्ट हाफ के लिए क्या होता है, जी साइन थीटा होता है, तो हम v की वैल्यू आ जाएगी हमारी, उससे आ जाएगी। और फिर सेकंड हाफ के लिए क्या होगा, हम कैसे करेंगे, उसकी एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, और एक्सप्रेशन निकाल लेंगे उससे हम क्या करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसके अंदर v हमारा हो जाएगा 0। हम मैं लोअर हाफ की बात कर रहा हूँ बच्चों, जिसके अंदर s हमको पता है, जिसके अंदर v स्क्वायर हमारा आया है l के टर्म में, l मतलब इसकी लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन, जिसके अंदर हमने माना है 2l लेंथ। बच्चों ये जितने भी प्रॉब्लम मैंने कराए हैं बच्चों, सारे एकदम सही प्रॉब्लम्स हैं, मतलब इससे मिलते जुलते ही तुमको जो भी प्रॉब्लम मिलेंगे फ्रिक्शन के, इससे मिलते जुलते ही मिलेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, ए हमको पता है, सॉरी ए हमको निकालना है, ए इसके अंदर हम पुट करेंगे, वी हमको पता है, तो हमारा आ जाएगा आंसर बच्चों। और म्यू की वैल्यू आएगी बच्चों tan थीटा, जो पिछले केस में भी हमको आई थी। चलिए बच्चों, बस इसके अंदर ये प्रॉब्लम खुद से एक बार सोल्व करने का देखना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।